जम्मू के जीवल चौक में एक शख्स पर हुआ हमला। 3 सिक्योरिटी अफराद स्कूटी सवार अफराद ने चलाई गोलियां समेत जिंदयाल की हुई अस्पताल में मौत। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला। इस मामले में सुमित जंडियाल की मौत हो गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला राजौरी के बुढ़ल गांव का करेंगे दौरा। सूरत हाल का लेंगे जायजा। गांव वालों से करेंगे मुलाकात। राजौरी में अमवात को लेकर इंतजामिया सख्त। बड़ी तकरीबात और शादियों में भीड़ पर पाबंदी। इंटर मिनिस्ट्रियल टीम के दौरे का आज दूसरा दिन। जम्मू कश्मीर के भलीसा चिली गंदूह में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। इलाके में 2 मशकूक गिरोह का सुराग लगाने की कोशिश। ड्रोन और वीडीजी की ली जा रही खिदमत। पीडीपी लीडर सईद तजम्मुल ने की इल्तिजा मुफ्ती के इल्जामात की हिमायत। इल्तिजा ने लगाया था इम्तहानात में धांधली का इल्जाम। तजम्मुल ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। इफराजान का महबूबा मुफ्ती और पीडीपी पर जवाबी हमला। टेलीकम्युनिकेशन इम्तहानात पर पीडीपी के रवैये को दिया मुनाफिकत करार। हैंडलूम डिपार्टमेंट में जीना हिना भट्ट की तब्दीली को दिया मामूली कदम करार। अल्ताफ ठाकुर का पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती को बड़ा चैलेंज। जेके टेलीकम्युनिकेशन इम्तहानात में धांधली का सबूत करे पेश। शहरी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के उमर अब्दुल्ला के मुतालबे पर बीजेपी की तनकीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में जबानी जंग जारी। वक़ार रसूलवानी के बयान पर सज्जाद शाहीन का सख्त रद्द अमल। कहा कांग्रेस एनसी के इत्तेहाद वक़ार रसूलवानी की इलेक्शन में हार दिला रही है उनसे ऐसे बयान। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। गुरेज, बांदीपुरा, कुपवारा और गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। कई मकामात पर सड़कें ब्लॉक। बर्फबारी से खिल उठे हैं सयाहों के चेहरे। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू के जुवल इलाके में गोली चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने एक नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। नौजवान की हमले में मौत हो गई। नौजवान का नाम सुमित जिंदयाल बताया जा रहा है, जो विजयपुर सांबा का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। ये सुमित जंडियाल है जिस पे फायर हुआ है और इसमें कोई जैसे ये वारदात जो हुई है ये नॉर्मल वारदात है। और ये जो आपस में एक गटारू गैंग जो विजयपुर सांबा का है उसमें एसोसिएटेड लोग हैं ये। और इन लोगों ने जो इनका राइवल गैंग है उन्होंने फायर किया है। तो इसमें जहां तक कोई जैसे आतंकवादी हम घटना का वो जिक्र करें तो वैसा नहीं है, ये नॉर्मल मसला है। आपसी रंजिश लग रही है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हो जाएगा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज राजौरी के गांव बुढ़ल का दौरा करेंगे और उमर अब्दुल्ला गांव के हालात का जायजा लेंगे। वहीं गांव के लोगों से मुलाकात करेंगे और बुढ़ल गांव में मरकज की जानिब से भेजी गई टीम गांव का मुआयना कर रही है। आज दूसरे दिन भी गांव में टीम की जांच जारी है। टीम इस बात का पता लगा रही है कि बुढ़ल गांव में यके बाद दीगरे अमवात का सिलसिला कैसे जारी रहा। वहीं 3 खानदान से ताल्लुक रखने वाले 17 अफराद की जान कैसे चली गई। आपको बता दें 17 अफराद की राजौरी के बुढ़ल गांव में पुरस्कार तौर पर मौत हुई है, जिनमें से 14 मौतें बच्चों की हुई है। तो 17 में से 14 बच्चे हैं जिनकी इस मामले में मौत हुई है, लेकिन अभी तक वजूहात का पता नहीं चल पाया है। ये मौतें किस कारण से हुई, किस वजह से हुई हैं, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। तो आपको बता दें कि राजौरी के बुढ़ल में एक शादी की तकरीबात में शामिल होने के बाद 3 खानदानों में 17 मौतें हुई हैं, जिनमें से 14 बच्चे हैं। उसके बाद वहां पर जांच का सिलसिला शुरू हुआ।
जम्मू कश्मीर की मेडिकल टीम ने वहां पर खून, खाने पीने और पानी के नमूनों की जांच की, लेकिन ये साफ कर दिया हेल्थ मिनिस्टर सकीना एतो ने कि ये मौतें जो है किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई हैं। उसके बाद से पूरे इलाके में ही खौफ व हिरास का माहौल फैल गया कि आखिर इन अमवात का रीज़न क्या है, क्यों ये मौतें हो रही हैं, और अभी तक भी इस हवाले से साफ कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। एसआईटी की टीम भी तश्कील दी गई। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी टीम भेजी गई है, जिनका आज दूसरा दिन है, वो भी इस हवाले से जांच पड़ताल कर रहे हैं। कई जावियों से इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। दुश्मनी की एक वजह भी हो सकती है, क्या पेस्टिसाइड्स मिलाया गया है, ये भी एक इस जाविये से भी जो है इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन किसी वायरस के होने की जो पहले खबर सामने आ रही थी कि क्या कोई वायरस है या किसी वायरस का वेरिएंट है, क्या उस वजह से ये अमवात हो सकती है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सकीना ईतो ने इन तमाम तर बातों को साफ कर दिया। ये किसी बीमारी की वजह से अमवात नहीं हुई हैं। तो वहीं अब शक जाहिर किया जा रहा है कि क्या किसी दुश्मनी के चलते इन लोगों को मारा गया है। बहरहाल अभी तक इस मामले को लेकर के जांच जारी है। एसआईटी की टीम भी जो है इस हवाले से अभी तक साफ तौर पर कुछ बात करने से इनकार कर रही है। सेंटर की टीम भी आ चुकी है और दूसरा दिन है सेंटर की टीम को राजौरी में पहुंचे हुए, वो भी इस मामले को लेकर के तहकीकात जारी रखे हुए हैं। इस बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हालात का जायजा लेने के लिए बुढ़ल पहुंचे। अगर डॉक्टरों का हम माने तो इसके जो सिम्टम्स है, बुखार आ जाता है और पसीना आना शुरू हो जाता है, और 3 दिन के अंदर अंदर ये बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और 3 दिन के अंदर ही हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और मरीज़ की मौत हो जाती है। 17 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें 14 बच्चे हैं। तो दूसरी जानिब राजौरी जिले के बुढ़ल गांव में इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर गांव में इज्तिमाई दावतों, बड़ी तकरीबात और जलसों के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी है। इंतजामिया ने शादी ब्याह की तकरीबात में भीड़ जमा न करने की हिदायत भी दी। तहकीकात के लिए बनाई गई टीम गांव में आज दूसरे दिन भी मुख्तलिफ तौर पर जांच कर रही है। वहीं गांव में होने वाली 17 अमवात से गांव में खौफ का माहौल है। वहीं इंतजामिया के इस फैसले के बाद बुढ़ल में होने वाली कई बड़ी तकरीबात मुलतवी कर दी गई। आज गांव में मोहम्मद रियाज की शादी थी। बड़ी तकरीबात पर पाबंदी के बायस आने वाले मेहमानों की तादाद को कम करना पड़ा। इस वक्त मैं राजौरी जिला के बडहाल में हूँ। बडहाल में तमाम बड़े फंक्शन सरकार द्वारा बंद किए गए हैं, यानी किसी भी तरह का कोई शादी ब्याह यहाँ करने पर पाबंदी है, क्योंकि ये जो पिछले लगातार कुछ दिनों से मौतें हो रही हैं, इसको लेकर एक बड़ा डिसीजन जिला इंतजामिया की तरफ से उठाया गया है। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ, इस घर में शादी थी, एक बड़ा फंक्शन था, मगर वो नहीं हो पाया। शादी ज़रूर हो रही है, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ चंद लोग जो हैं इस शादी में हैं। आपका नाम क्या है जी? मुख्तार शाह। मुख्तार जी, क्या लगता थे जिनकी शादी है? भाई हूँ मैं उसका। तो आप यहाँ पर उनके भाई हो, लेकिन बारात गई है? जी हाँ गई। आप नहीं गए बारात के साथ? नहीं। क्यों? तो मना किया उन्होंने। अच्छा। जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला था 5 ही आदमी लेके जाना, उससे ज्यादा नहीं। जब भाई का लड़का है। तो आप नहीं गए बारात? नहीं सर। क्या वजह है? सर डर है इसलिए नहीं गए। चुप 4 ही आदमी 5 ही गए। मना किया? मना हुआ। क्या मना तो किया? खुद भी डर है सर। ये जो दूल्हा और उसका दोस्त, उसका डैडी है, एक दोस्त उसका और है, बस यही 5 बंदे गए हुए, बस और कोई नहीं। शादी जरूर हुई है, मगर सिर्फ 2 से 3 लोग जो हैं बारात के साथ गए हैं, बाकी लोग इधर ही रुके हैं। कोई भी खाना इन्होंने नहीं बनाया, बाहर से जो भी आना था वो नहीं आया, क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदी लगाई गई है कि इस एरिया में किसी भी तरह का कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बडहाल से मैं शक्ति शर्मा। एनकाउंटर के हवाले से आईजीपी कश्मीर जोन विधि कुमार बर्दी ने जानकारी फराहम की। सोपोर के जालूरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर में एक दहशतगर्द हलाक हुआ, जबकि एक फौजी जवान शहीद हुआ है। वाज़ेह है कि इतवार को मुसद्दिक़ा इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखकर
ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसी दौरान छुपे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में एनकाउंटर शुरू हुआ। जवाबी फायरिंग में अभी तक एक दहशतगर्द ढेर हो चुका है, जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है, जिसने अस्पताल में शहादत दी। गुजरपत्ती जालूरा इलाके में ऑपरेशन खत्म हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके को सैनिटाइज भी कर दिया गया है। वो ऑपरेशन कल जो था, सुरक्षा बलों को कुछ जानकारी थी और वहाँ पे उसी असना में एक हाइड जो है उसको भी बस्ट किया गया। उस दौरान अंदर से कुछ गोलीबारी हुई थी, तो जिसमें एक जवान शदीद तौर पे जख्मी हो गया था और बाद में उसने शहादत प्राप्त कर ली थी। तो वो ऑपरेशन काफ़ी देर चला। अब वो इख्तितामी उसमें होके उसका इख्तिताम हो गया उस ऑपरेशन का। डोडा के भलीसा चिलीगंडू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की और जराये के मुताबिक ये ऑपरेशन 2 मुश्तबा गिरोहों की तलाश करने के लिए किया गया था। वहीं गांव के लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सईद तजम्मुल ने इल्तिजा मुफ्ती के जम्मू कश्मीर टेलीकम्युनिकेशन इम्तहानात में मुबैना धांधली के इल्जामात की हिमायत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इस मामले पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला जम्मू कश्मीर के तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। तजम्मुल ने कहा कि इम्तहानात में शफाफियत को यकीनी बनाना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो कौमी सतह पर हो या यूटी सतह पर। उमर अब्दुल्ला की जानिब से शहरी बल्दियाती इंतखाबात को लेकर रियासती हैसियत की बहाली से जोड़ने के बयान पर सईद तजम्मुल ने सख्त तनकीद की। तजम्मुल ने कहा कि रियासती हैसियत और इंतखाबात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं और उमर अब्दुल्ला की ये शर्त महज एक बहाना है। उन्होंने कहा कि PDP ने हमेशा शहरी बल्दियाती इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जबकि कौमी कॉन्फ्रेंस शायद मकामी जमातों की साख को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तजम्मुल ने जोर दिया कि बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए और तमाम जमातों को उनमें हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह का भी एग्जाम हो, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, अगर मेरिट का आप एहतराम नहीं करते हैं तो यकीनन जो तलबा यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से, स्कूलों से बाहर आते हैं तो शायद पढ़ाई पर एतबार खत्म हो जाएगा। ये क्रेडिबिलिटी सरकार की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने, अगर आप देखें कि अगर आज के इस कंसर्न को आपने सीरियसली नहीं देखा, इसमें आप लोगों को यूटी और स्टेटस में न उलझाते हुए आप सीधे सब्जेक्ट पे आएंगे कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के इम्तिहानात में आपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने की कोशिश की। इसके जिम्मेदार मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार है और उमर अब्दुल्ला सरकार को इस तरह के मौके नहीं होने देना था। जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि रिजर्वेशन का और मेरिट का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद आज नहीं तो कल अगर जम्मू कश्मीर सरकार तक ये बातें हमारी पहुंच गई हों, क्यों ना इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई तो यकीनन बच्चों के रिजर्वेशन और मुस्तकबिल को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की मुमताज सियासी शख्सियत है और दफे 370 और 35 के दफात को उन्होंने इंतखाबी मंशूर बनाया था और इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने कहा था कि 35 से 370 के रहते जम्मू कश्मीर को जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी वो आखिर खत्म क्यों करनी पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद हुकूमत बनने के बाद इन छोटे छोटे इदारों को मजबूती और तकवियत नहीं बख्शना चाहते हैं, लेकिन स्टेटहुड के साथ इसको जोड़ना जो वो नादानी है, कमजोरी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मानती है, समझती है, लोगों के एहसास जज्बात की भरपूर तरीके से तर्जुमानी ये होगी कि 4 अगस्त 2019 में जो दफात जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी उनको और ज्यादा पुख्ता किया जाए और फौरी तौर पर रेस्टोर किया जाए। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इल्तिजा मुफ्ती को चैलेंज करते हुए कहा कि वो JK टेलीकम्युनिकेशन इम्तहानात में धांधली का कोई सबूत पेश करें। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर मुफ्ती के पास कोई सबूत है तो वो उसे मंजर आम पर लाएं। ठाकुर ने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त यूटी के वज़ीर-ए-आला है उन पर लाजिम है कि इम्तहानात में शफाफियत को यकीनी बनाएं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से शहरी बल्दियाती इंतखाबात को रियासती हैसियत की बहाली तक मुलतवी करने की तजवीज़ पर अल्ताफ ठाकुर ने सख्त तनकीद की। हमारे साथ अभी बीजेपी की सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, इल्तिजा मुफ्ती जो है उनका एक एक्स पे ट्वीट आया था आज, उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम्स हुए थे उनमें धांधलियां हुई हैं, डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं।
इल्तिजा मुफ्ती को शायद कोई लीड मिली होगी इस तरह से, या कोई उनको मिला होगा। अगर उनको लगता है कि इसमें धांधलियां हुई, जो टेलीकम्युनिकेशन का लिस्ट जो आया है एग्जाम में धांधली हुई है, उमर साहब ने बार बार कहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेरी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, और उमर साहब को देखना चाहिए अगर कहीं ऐसा हुआ, गलत हुआ, तो उनको एक कमीशन बिठाना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और अगर इस हद तक हुआ है कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा भी इस पर ट्वीट कर रही या बोल रही, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत कुछ आगे हुआ है जिसका अंदेशा है। और हमारी प्रायोरिटी हमेशा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी। हम यही उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी रखेंगे कि वो इस लिस्ट को तहकीकात करे, इस पे देखे क्या हुआ है, और अगर धांधली हुई है तो इस लिस्ट को कैंसिल करके नए सिरे से एग्जाम चाहिए, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इंसाफ मिले। इंसाफ प्रोवाइड करना हर एक गवर्नमेंट का फर्ज होता है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट को, और मुझे लगता है कि उमर साहब को भी इंसाफ फराहम करना चाहिए। और दूसरा सवाल आपसे लूंगा कि उमर अब्दुल्ला ने एक न्यूज़पेपर में कहा है, उनको इंटरव्यू देते हुए कहा, जब उनसे पूछा गया कि यूएलबी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो वो कुछ खास उस पर इंडिकेशन दिखा नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी फिलहाल स्टेटहुड वापस मिल जाए तब जाके हम आगे सोच पाएंगे। देखिए, उमर साहब हर एक इशू पर अब सरेंडर करते दिख रहे हैं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, दूसरी चीज़, हर जगह वो अब स्टेटहुड का लाभ रहे। जबकि मोदी जी ने उनके सामने परसों 5वीं बार कहा कि स्टेटहुड मौजूद वक्त पे वापस मिल जाएगा। लेकिन स्टेटहुड का मतलब ये नहीं है कि तब तक डेवलपमेंट प्रोग्राम रुक जाए। यूएलबी इलेक्शंस हो, पंचायत इलेक्शंस हो, वो टाइम पे होने चाहिए, ताकि जो फंडिंग सेंटर के जरिए यहाँ की डेवलपमेंट और विकास के लिए आती है, गांव देहात या म्यूनिसिपल के जरिए आती है, वो आनी चाहिए और यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए। और लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हथियार छोड़ दिए, और उमर साहब को शायद लगता है कि जिस तरह से उन्होंने वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, और जो लोगों का मूड बदला उनको वहां पर जो वहां रहे लोगों का मूड बदला है, और लगता है कि शायद वो हारने वाले हैं, इसलिए वो अब इस इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहादी होने के बावजूद ज़बानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लीडर वकार रसूलवानी ने हाल ही में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को निशाना बनाते हुए कांग्रेस को एनसी से इत्तेहाद तोड़ने का मशवरा दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमएलए बानिहाल सज्जाद शाहीन ने वकार रसूलवानी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वकार रसूल को उनका सियासी हरीफ करार देते हुए कहा कि उनकी अपनी पार्टी में भी उन्हें संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। सज्जाद शाहीन ने मजीद कहा कि वकार रसूलवानी ने इलेक्शन हारने के बाद मायूसी में ऐसे बयान दिए हैं। देखें, जहाँ तक वकार रसूलवानी साहब के बयान का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि उन्हीं के बयान को दूसरे दिन, बल्कि उसी दिन उन्हीं के लीडरशिप ने कंट्राडिक्ट किया और स्नब किया, और ये कहा कि ये उनका इंडिविजुअल जो व्यू पॉइंट है। और मेरा जो ये मानना है कि वकार रसूलवानी साहब इलेक्शन के दौरान भी जब अलायंस हुआ और तकरीबन 5 सीटों के सिवा बाकी सब सीट्स पे जो है वो अलायंस रहा, और 5 सीटों पे फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ। और उस फ्रेंडली कंटेस्ट में जब उनकी हार हो गई, तो शायद वो अपनी हार को वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और फिर वो उन दिनों भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी इधर उधर की बातें करते रहे। और जो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, उनको सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर जो उनके इश्यूज़ हैं, नाराज़गी उनकी हम पे कम है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लीडरशिप पे ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि उनका मैंडेट जो है, उनको अलायंस का कैंडिडेट नहीं बनाया गया। वो अगर अलायंस का कैंडिडेट बनते भी वो हार जाते, ये मालूम था कि हमारी लीडरशिप को भी, और इसीलिए उनका जो है वहाँ पे फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि उनको पहले अपनी पार्टी के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको सेटल करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कांग्रेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही। कांग्रेस को जम्मू में जितने भी हमने इंडिपेंडेंटली दिया, उन्होंने उसमें से क्या जीता, और जो कुछ जीता वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से जीता, जो भी मिनिमम जो भी कुछ जीत पाए। तो इसलिए उनको खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, हम पे उंगलियां उठाने से पहले। जहाँ रहा सवाल 3 महीने की परफॉर्मेंस का है, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, 7 साल में एक लीडर, एक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया रहा है, गवर्नेंस डिफिसिट रहा है, लोगों को एक्सेस नहीं थी हुकूमत के साथ, ऑफिसर्स के साथ एक ब्यूरोक्रेटिक एक एनार्की थी। 10 साल के बाद लोगों ने उसको तोड़ा, और आज देखिए सेक्रेटरीट का हाल देखिए, जिस सेक्रेटरीट में
भूत बंगले नाचा कर भूत प्रेत नाचते थे, उसमें आज लोगों का तांता लगा हुआ है। लोगों के काम हो रहे हैं, शुरुआत है। 100 दिन होने के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड चीफ मिनिस्टर साहब सामने लाएंगे, जो उन्होंने कहा वादा किया है, और उसके बाद 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी आएगा। अभी 5 साल का हमारा मैंडेट है। कांग्रेस के साथ अपने रिलेशन को आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहाँ देखते हैं? क्योंकि आगे फिर बड़े इलेक्शंस भी हैं, पंचायत का भी है, म्यूनिसिपल पोल्स भी हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं, डीडीसी के इलेक्शंस हैं। क्या उनके साथ इकट्ठे चलेंगे, या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में उतनी ताकत है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता भी ये कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखें, ये थोड़ा सा प्रीमैच्योर होगा ये कहना कि आगे की एक हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन जहाँ तक इस वक्त के जो हालात हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रीपोल अलायंस किया है कांग्रेस के साथ। हम अपने अलायंस पे बिल्कुल उस पर कमिटेड हैं, खड़े हैं, जुड़े हैं। हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का उनके साथ कोई ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन वाला नहीं है। हम उनकी टॉप लीडरशिप के साथ बिल्कुल हमारा तालमेल बराबर है, और कहीं पे अगर निचली सतह पे अगर किसी को कोई इशू है तो वो मेरे ख्याल में अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने उनकी भी उस बात को रियलाइज किया और ये उसको नकार दिया और ये कहा कि ये इनका अपना इंडिविजुअल व्यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इफ्रा जान ने महबूबा मुफ्ती और पीडीपी पर शदीद हमला करते हुए टेलीकम्युनिकेशन इम्तहानात में बेजाब्तगियों के इल्जामात को मुनाफिकत करार दिया। इफ्रा जान ने पीडीपी पर जम्मू कश्मीर बैंक भर्ती स्कैंडल में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय बीजेपी से सवाल करना चाहिए, जो इम्तहानात के वक्त इक़्तिदार में थी। इफ्रा जान ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट में हिना भट्ट की जगह डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तैनाती पर जारी तनाज़े को गैर ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक मामूल की तब्दीली है, जहां हुक्मरान जमात सियासी ओहदों पर तकर्रुरी करते हैं। इफ्रा, बताएं, अभी पीडीपी की जो लीडर है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने एक ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो टेलीकम्युनिकेशन के एग्जाम्स हैं उनमें डिस्क्रिपेंसीज हुए, धांधली हुई है, और कहीं ना कहीं जब हमारी पीडीपी से बात भी हुई, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बनती है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की। पहली बात तो मैंने उनका ट्वीट पढ़ा, और बहुत आयरॉनिक बात यह है कि वो उस तंजीम से बिलोंग करती है, पीडीपी जिस तंजीम का नाम है, जिस तंजीम ने सबसे बड़े जम्मू और कश्मीर में जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया था, जिसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक रिक्रूटमेंट स्कैम कहते हैं। तो उनको ट्वीट करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है, उठ के कुछ भी बोल देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक उस तंजीम को एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है, जिस सेल्फ रिफ्लेक्शन का उनको भी नहीं पता। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, मैं बार बार कहती हूं, हम जम्मू और कश्मीर की अवाम जो है उसको जवाबदेह जरूर हैं। जब ये एग्जाम हुआ है, देखिए, अगर आप उनका ट्वीट देखेंगे, उनके ट्वीट से आपको लगेगा कि ये एग्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर हुकूमत में हुआ है। लेकिन जब आप देखेंगे, असलियत देखेंगे, ये एग्जाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर हुकूमत में नहीं हुआ है। ये एग्जाम एलजी इंतजामिया और बीजेपी इंतजामिया के दौरे हुकूमत में हुआ है, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने से पहले। कल शाम में एक ऑर्डर आया था जिसमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको अब टेक ओवर कर रहे हैं, जिसमें खादी विलेज भी एक आता है। तो हिना भट्ट जो है अब वो चेयरमैन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, या ऐसा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स थे या एक ऑनरेरी पोस्ट पे उनको रखा गया था, उनको अब सिस्टमैटिक वे में हटाया जा रहा है। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स. You get appointed to many posts in India two ways. There are two ways to do that. Number one, you qualify an exam, you qualify the state administrative exams, central administrative exams. Number two, you are politically appointed. A political party appoints its own people to these places. Hina Bhatt ji jo hai, Hina Bhatt sahiba jo hai, she was a political appointee. She was appointed by the LG government in 2018 as a political person to be the vice chairman of this important KVIC, Khadi and Village Industries Board. आज जो है, चूंकि now the government has changed, obviously the political appointees of the previous government will eventually be replaced. So there is nothing new here. But what is interesting, why people are getting so excited, this is a very normal process in other states. आपने सुना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान को। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ में सरोज कफील। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
इनको डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप के सम्मान में तोपों की सलामी दी गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को दी बधाई। बोले, दुनिया को बेहतर भविष्य देने के लिए साथ मिलकर करेंगे काम। ट्रंप के शपथ ग्रहण में दिखी भारत की ताकत। पहली पंक्ति में दिखे विदेश मंत्री एस जयशंकर। शपथ ग्रहण के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिए बड़े फैसले। घुसपैठियों को रोकने के लिए मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का किया ऐलान। ड्रग्स तस्करों को आतंकी घोषित करने और अवैध आप्रवासियों को बाहर करने का किया ऐलान। वक्त पर बनी जेपीसी की आज लखनऊ में बैठक। शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल इसी बजट सत्र में होगा पेश। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक की संभालेंगे कमान। शालीमार बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर में होगी जनसभाएं। भ्रष्टाचारी बताने पर भड़के हरियाणा के पटवारी। जगह जगह काम काज ठप कर सरकार का किया विरोध। हिसार में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सौगात, बड़ी कामयाबी। नशा तस्करों से 90 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त। महाकुंभ में हर तरफ दिख रहा है आस्था का सैलाब। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारी। पूजन के बाद 5 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा हुआ शुरू। साधु संतों और मेला अथॉरिटी के अधिकारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ त्रिवेणी में की पूजा। संगम की रेती पर तकरीबन 10 लाख साधु संत और श्रद्धालु कर रहे हैं कल्पवास। ठंड के बावजूद कठिन साधना और तप में लीन हैं साधु। महाकुंभ में स्नान करने पहुंची राज्यसभा सांसद और इन्फोसिस की फाउंडर मेंबर सुधा मूर्ति 3 दिन तक संगम नगरी में करेंगे प्रवास। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सरकार की जमकर की तारीफ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र भदरवा और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कौमी त्यौहार यौम जमहूरिया के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए डोडा भदरवा हाईवे पर एक खसूसी चेक पोस्ट कायम की गई। वहीं भदरवा की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे के मौके पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। इस वक्त हम भदरवा डोडा हाईवे पे यहाँ पे मौजूद है। यहाँ भी चार राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो है इस वक्त यहाँ पे जो है चेकिंग कर रहे हैं। हर एक गाड़ी के ऊपर देख रहे हैं कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। पूरी चेकिंग की जा रही है। मकसद यही है कि जो आने वाला 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे है उस पर कोई भी रुकावट ना हो और जो रिपब्लिक डे है उसको खुशनुबी के साथ जो है वो बनाया जाए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भदरवा डोडा हाईवे से मैं सारुस है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बैन अवी सरहद पर आरएसपुरा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस एहलकार दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए घर घर तलाशी मुहिम चला रहे हैं। इसके साथ साथ बैन अवी सरहदों और शाहराहों पर खसूसी नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। हर गाड़ी और शख्स की मुकम्मल जांच की जा रही है ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मी को बरवक्त पकड़ा जा सके। सरहद पर अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्स ने मुकम्मल तैयारियां कर रखी है। को लेकर अगर बात की जाए तो आरएसपुरा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तरफ से जो है नाका लगाया गया है और ये विशेष नाका लगाया गया है और आने जाने वाले वाहनों की जो है गहनता के साथ जो है तलाशी की जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है के जवान जो है काफ़ी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो इस वक्त तैनात है। इस वक्त अगर बात की जाए आरएसपुरा के आगराचक इलाके में है जो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक का इलाका है और यहाँ पर जो है 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियाँ जो है काफ़ी सतर्क है और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं उनकी तरफ से भी विशेष नाके लगाए जा रहे हैं। आने जाने वाली जो गाड़ी हैं उनकी जो है गहनता से तलाशी जो है वो की जा रही है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहाँ के जो पुलिस पोस्ट के इंचार्ज हैं वो भी खुद मौके पर मौजूद हैं और आने जाने वाली गाड़ी की जो है गहनता से तलाशी जो है ली जा रही है। उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका। सर क्या कहेंगे 26 जनवरी को लेकर कैसी तैयारी है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है? 26 जनवरी को सीनियर अफसरान के हुक्म के मुताबिक हमने हर जगह अलर्ट नाके रखे हुए हैं
अपनी एरिया में हमने अपने एरिया में डोमिनेशन सर्च ऑपरेशन, क्योंकि ये बॉर्डर के नज़दीक है, तकरीबन 8-9 किलोमीटर बॉर्डर यहाँ से दूर है, तो हमने रखा हुआ है। जैसे भी सीनियर अफसर हमें हुक्म बख्शते हैं, हम वैसे काम करते हैं। इस तरह हमने अलर्ट रखा हुआ है कि कोई कार्रवाई कोई कहीं से आके कोई ऐसा अनासर जो गलत किसी किस्म का भी वो हादसा ना कर दे, जिसको हमने पूरी नज़र पे रखा हुआ है। हम जिसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कि ये आरसपुरा के जो आगरा पोस्ट है उसके इंचार्ज हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह किसी भी तरीके से जो है आतंकवादियों को जो है जवाब देने के लिए तैयार है। और ये विशेष नाका जो है 26 जनवरी को लेकर जो है लगाया गया है और दिन से लेकर रात तक जो है ये नाका यहाँ पे लगाया जाता है और आने जाने वाले वाहनों की जो है गहनता के साथ जो है तलाशी ली जाती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरसपुरा से दिनेश सूदन। जम्मू कश्मीर में सर्दी और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। आप 3 खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं जो गुलमर्ग, कुपवारा और बांडीपुरा की है। पूरा इलाका बर्फबारी से ढका हुआ है। मौसम खुशगवार हो गया है। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर है। आसमान से बर्फ के तोदे गिर रहे हैं। ऐसे में मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों में भी खुशी की फजा है। जहां एक तरफ सयाह बर्फबारी से लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा, गुरेज, बांडीपुरा में सड़कों की आमदोरफ्त भी मुतासर हुई है। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे जो कि गुलमर्ग, बांडीपुरा और गुरेज की थी। हमारे साथी बिलाल बाली भी जुड़ चुके हैं। बिलाल, बर्फ जब पड़ती है तो कश्मीर वाकई में जन्नत बेनज़ीर लगता है और इस वक्त का मौसम जो है सयाहों को अपनी तरफ काफ़ी राग़िब करता है। आप हमें बताएं अभी की तस्वीरें हमें क्या बताती हैं। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए जैसे ही मौसम करवट बदलता है तो वादी कश्मीर का नज़ारा जो है वो काबिल दीद हो जाता है। जब बर्फ़ जो है सफ़ेद चादरों में जब लिपट जाती है और मौसम सरमा का इंतज़ार जो है जम्मू कश्मीर की आवाम भी करती है और सयाहों के लिए एक बहुत बड़ी नियामत के तौर पर हम इसको मानेंगे। जो भी देश भर से सैलानी जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहते हैं उनकी पहली ख्वाहिश यही रहती है कि हम स्नोफॉल का जो है वो लाइव नज़ारा देख सके। तो पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि दिसंबर में भी और जनवरी के महीने में भी जो गुलमर्ग हमारे जो सयाहती मकामात है वहाँ पर बर्फबारी लगातार हो रही है। और जिला रामबन के अंदर भी हम बात करेंगे, पत्नी टॉप, नत्था टॉप और सनासर में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते जो है सयाहों का रश जो है वो बढ़ जाता है। तो आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मौसम जो है आंख मचोली हो रही थी बादल और धूप के बीच में, लेकिन इस वक्त जो है पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। जो कि जिला रामबन के निचले इलाके वहां हल्की बारिशें हो रही है, ताहम बालाई इलाकों में बर्फबारी का नजारा है वो जो काबिल दीद है। पूरे बादल जो है वो ढके हुए हैं पहाड़ों पर और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इसका असर जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर अगर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक की आमदरफ्त पर मौसम खराब होने का असर तो जरूर पड़ता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार वो आवाम से गुजारिश यही करती है कि जब भी वो सफर का इरादा करे, एमईटी की जो प्रेडिक्शन होती है मौसम को लेकर उसको भी एक बार आप जरूर देख ले। और जो ट्रैफिक पुलिस के जो कंट्रोल रूम नंबर्स है डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, उधमपुर, जम्मू कश्मीर के अतराफ में, उनसे राब्ता जरूर कायम करें ताकि उन्हें सफर के दौरान किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर आप मौसमी सूरत हाल की बात करेंगे तो इस वक्त आप देखेंगे कि बादल जो है वो छाए हुए हैं पहाड़ों पर। इस वक्त हल्की बर्फबारी हो रही है। ऊपर आप हाई एल्टीट्यूड पर देखेंगे तो बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम बदलते ही यहाँ जिला रामबन के अतराफ में भी उसका असर जो है जम्मू कश्मीर के मौसम का पड़ता है। और आज सुबह से पहले तो आप देखेंगे कि हल्के से जो बादल आए थे और उसके बाद इस वक्त जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है बालाई इलाकों में और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और अभी से जिला रामबन के अतराफ की अगर बात करेंगे तो निचले इलाकों में जो है बारिश का जो है रिकॉर्ड की जा रही है और हायर रीचेस में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल बिलाल, हम आगे भी इस पर आपसे तफसीलात लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे नाजरीन को बता दें कि गुलमर्ग में 4थी सब जूनियर और सीनियर नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर हुई है। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर में तमाम जुमरों में कुल 3 गोल्ड मेडल जीते। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने 2-2 गोल्ड मेडल जीते। पंजाब, लद्दाख और हरियाणा ने 1-1 मेडल जीता है।
गुलमर्ग के आइस रिंग में इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन मेहमान खुसूसी थे और कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ओहदेदार भी मौजूद रहे। इस चैंपियनशिप में मुल्क के 20 रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दीगर रियासतों के खिलाड़ियों ने गुलमर्ग में इन मुकाबलों के इनेकाद और इंतजामात पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन ने कहा कि गुलमर्ग में आइंदा साल भर इस आइस रिंक में इस तरह के मुकाबले मुनक्किद कराने पर इंतजामिया के साथ सलाह मशवरा किया जाएगा। होती है जब मुख्तलिफ स्टेट्स से बच्चे जिनका एक पोटेंशियल है इस सपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने यहाँ पे आके आप देखें साउथ की जितनी भी स्टेट्स हैं, सेंट्रल की, नॉर्थ की या अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सारे स्टेट से यहाँ बच्चे आए थे। अच्छा लगा इन बच्चों का पोटेंशियल देख के, इन बच्चों का जोश देख के। बहुत खुशी हो रही है मुनीर साहब। और लास्ट टाइम का जो हार था वो आपको मैंने पहले भी बोला है कि टेक्निकली जो थे ये साउंड नहीं है और हम लोग टेक्निकली बहुत साउंड है। हमारा स्लाइड परफेक्ट है, हमारी जो एक्यूरेसी वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और बाकी स्टेटों से जो लोग आते हैं इनके पास अभी आइस का इतना एक्सपोजर नहीं है जितना हमें है, तो वो बाई लाख कभी कभार होता है। तो एलिस जम्मू कश्मीर जो है टॉप पे है। साल हम लोग टीम लेके आते हैं कर्लिंग में, तो इस साल फॉर्चुनेटली हमारी मेहनत हमने बहुत किया था, तो इसलिए वजह से हमें गोल्ड मिला। तो इन फ्यूचर हम डेफिनेटली हम इसमें काम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लद्दाख में इस गेम का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर सेक्रेटरी साहब एंड जॉइंट डायरेक्टर एंड इवन DYSO कारगिल, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए और आगे भी डेफिनेटली हम उनका सपोर्ट ज़रूर चाहेंगे। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने गोल्ड जीता सब जूनियर मिक्स में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने नेशनल लेवल पे गोल्ड जीता। आई एम वेरी 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 मच हैप्पी टुडे। गोल्ड मेडल जीत के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हरियाणा से ये चाहता हूँ कि वो हमारे लिए एक आर्टिफिशियल फ्लोर बनाए ताकि हम हरियाणा का मतलब इंडिया का नाम रोशन कर पाएँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैंने गोल्ड जीता है एंड मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ एंड मैंने मिक्स्ड सब जूनियर में खेला है एंड आई एम वेरी हैप्पी। स्टेट के लिए गोल्ड मेडल ले जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है आगे मैं बहुत अच्छा करूँगी और आगे आने वाले गेम्स में भी मैं अपने स्टेट के लिए और मेडल्स लेके जाऊँगी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम और भी गेम्स खेलें एंड यहाँ पे जैसे गुलमर्ग में एक अकेला आइस रिंक है पूरी कंट्री का, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना आई थिंक हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड द अकोमोडेशन सब कुछ ही बहुत अच्छा रहा है कर्लिंग फेडरेशन की तरफ से। कश्मीरी पंडित बरादरी की तंजीम यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने मरकजी हुकूमत से कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए बहाली की पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। यूथ फॉर पनुन कश्मीर के लीडर राहुल कौल, विशाल चौधरी और दीगर ने आज जम्मू में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और मरकजी हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से कश्मीरी पंडित बरादरी आज भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रही है। 2-3 हज़ार लोग जो उस टाइम थे मेरे साथ जुड़े हैं यूथ फॉर पनुन कश्मीर के लीडर। कई दिनों से लगातार इन्होंने यहाँ पे, अगर हम जम्मू की बात करें तो कई यहाँ प्रोग्राम्स किए, चाहे जगती में और बाकी जगहों पे भी, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी बात रखी है। पहले राहुल कोल जो हैं उनसे हम बात करते हैं। राहुल, क्या समअप क्या है कि कश्मीरी पंडित की रिहेबिलिटेशन और अब टिकालाल टपलू जो बनी है, टिकालाल टपलू की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, टिकालाल टपलू रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, उसमें आप क्या चाहते हैं, किस तरह से रिहेबिलिटेशन हो, रिटर्न हो कश्मीरी पंडित? 1990 के दशक में जिस तरह से कश्मीरी पंडित समाज सड़कों पे खड़ा होके अपने डिमांड्स की बात करता था, 35 साल में ये बहुत दुख की बात है कि किसी भी सरकार ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि हम अपने दर्द में कैसे जिए, हम रेजिलिएंट कैसे थे और कैसे जिंदा रहे, और हमारा संकल्प क्या है। विविध सरकारों को हमने चेताया, बताया कि कश्मीर के अंदर अगर आपको जिहाद को पीछे धकेलना है, आपको वहाँ का अलगाववाद को पीछे धकेलना है, और वहाँ पर जो जिस अलगाववाद ने एक वहाँ के मूल समाज को, कश्मीरी हिंदू समाज को बाहर धकेल दिया धर्म के नाम पे, उस धर्म के आधार पे अगर आप उनको बाहर धकेलते हैं तो इनको वहाँ पर वापस आना, उनके टर्म्स पूछने पड़ेंगे। की पूर्ति। और विक्रम चौधरी हैं जो प्रेसिडेंट है इस यूथ फॉर पनुन कश्मीर के, जिस तरह इन्होंने कहा मार्गदर्शन रेजोल्यूशन और उसमें होमलैंड खासकर रिटर्न की बात करें, लेकिन मूल सुविधाएं जैसे
बाकी इश्यूज भी हैं कश्मीरी पंडित्स के रिटर्न के बाद। जब तक रिटर्न नहीं होता तब तक जगती हो बाकी जगहों पे कश्मीरी पंडित रहते हैं, तो उनकी समस्याओं को लेकर क्या क्या आपको लगता है कि जो मेजर इश्यूज हैं जिनको उठाने की ज़रूरत है डे टू डे? देखिए, जो हमारा निवास हुआ जगती में, पिछले 4-5 दिनों से हम जगती में ही रुके और हमने कुछ मुख्य वहाँ पे जो कंसर्न जगती के लोगों के देखे। एक तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न हमने देखा वहाँ पे रात को स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं चलती हैं, वहाँ पे कोई पुलिस पिकेट नहीं है। जो वहाँ पे जो लोग कहीं से हाईवे पे है, वो जगती हाईवे से मुड़ के आ जाइए आप कोई भी जगती के अंदर। मुझे लगा कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम खुद विक्टिम ऑफ जेनोसाइड्स हैं और आप विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को एक ही जगह आपने बसा के रखा हुआ है, तो उनकी सिक्योरिटी का वहाँ पे कोई भी जबकि पुलिस पिकेट है, एक पुलिस स्टेशन बीच में है, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे जगती के मैंने सिक्योरिटी नहीं देखी। तो यूथ फॉर जम्मू कश्मीर ने खुद ही ये संज्ञान लेके हमने ये डिसाइड किया कि कम से कम अगर सरकार स्ट्रीट लाइट्स लगाने की क्षमता नहीं रखती है तो यूथ फॉर जम्मू कश्मीर 100 जगह हमने तय की है जगती में, जहां हम 100 सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे, ताकि बेसिक जो लाइट कम से कम स्ट्रीट पे जो जगह है रोड पे लाइट हो। दिगंबर जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। लास्ट में और नक्शल में फ्यूचर के प्लान क्या क्या हैं? क्या इसमें इंटरनेशनल जिस तरह ये यूथ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करनी है, और क्या क्या चीज़ें? जगती से हमने ये 19 जनवरी को स्टार्ट कर दिया है, आरंभ है ये। अगले जो 35 साल की हमारी पीढ़ा है उसको हम अब निर्णायक मोड पर लेके चले जाएं। 1991 में जो मार्गदर्शन रेजोल्यूशन है युवा ने अब ये तय किया है, जो जगती से हमने इसका रिफॉर्म किया है। जगती का युवा ही नहीं, पूरे देश का युवा हमारे साथ में है। यहाँ से हमने कमिटमेंट ली है कि इस लड़ाई को हम निर्णायक मोड में लेके चले जाएं। अब पूरे देश में इसके लिए आंदोलन हो जाएंगे, यहाँ से इसमें हमने लक्ष्य। ठीक है, तो देखिए यूथ फॉर जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं ये साफ कह रहे हैं कि जो संघर्ष है वो बड़ा है, और जब तक कि इनकी मांगे खासकर रिहेबिलिटेशन के इशू पे और बाकी जो डे टू डे इश्यूज हैं उसको एड्रेस जब तक गवर्नमेंट नहीं करती है तब तक इनका संघर्ष चालू रहेगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या गवर्नमेंट है उनसे भी इनकी गुजारिश है, अपील है कि वो भी कश्मीरी पंडितों की सूद ले और उनके इश्यूज को हल करे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होने जा रहा है, जिसका अवाम की तरफ से शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। हर तबके को इस बजट से उम्मीदें वाबस्ता हैं। खास तौर पर घरेलू खवातीन भी इस बजट में महंगाई से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एक घरेलू खातून ने कहा कि बजट में ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए जिनसे घर का बजट बेहतर हो सके। यूनियन बजट 2025-26 पहली तारीख को अगले महीने पेश होने वाला है। उससे पहले सबको ये उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए भी इस बजट में होगा, और इसमें एक अहम जो है जिनको सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं वो होती हैं गृहिणियाँ। हमारे साथ कमला शर्मा हैं जो जॉब भी करती हैं और घर की जो रसोई है उसका भी सब देखती हैं, और घर का बजट जो है ये खुद ही संभालती हैं। कमला जी, आप बताएं, जो यूनियन बजट पेश होने वाला है, एक गृहिणी को क्या उम्मीदें हैं इससे? एक जो गृहिणी होती है घर की एक लक्ष्मी होती है। आदमी कमा कर लाता है तो औरत है जो उसको बजट किस हिसाब से महीने का तय करना होता है वो गृहिणी ही करती है। तो बड़ी बातें ये है कि आजकल महंगाई के दौर में इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, जो तो होंगे ना परमानेंट मुलाजिम उनको तो बजट का कोई होता नहीं, और अगर डीए बढ़ा तो उनका बढ़ा, अगर सैलरी बढ़ी तो उनकी बढ़ी, सब कुछ। लेकिन गवर्नमेंट जब बजट पास करती है उसने ये देखना चाहिए कि गरीब तबके के लोग, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो अपना पालन पोषण और घर अपना कैसे चलाते हैं, सुबह का दिनचर्या लेके शाम तक वो कैसे करते हैं। और सुबह अगर दूध दही लेने सब्जी लेने ही जाओ तो 1000 रुपये का नोट चाहिए सुबह सुबह ही मॉर्निंग। तो सबसे पहले जब सरकार जब बजट पेश करती है तो उसने पहले देखना चाहिए रसोई का, किचन का सबसे पहले। अब जैसे हम सुन रहे हैं कि ये साबुन पे भी टैक्स लगा रहे हैं, जैसे शैम्पू है, जैसे तेल है, इन चीजों पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि सुन रहे हैं, लेकिन ये चीजें सस्ती होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, आटा चावल दालें तेल घी वगैरह सब्जियां ये सारी सस्ती होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरे नंबर पे साबुन सर्फ जैसी चीजें रोजमर्रा की जो भी है ये भी सस्ती होनी चाहिए। गैस सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि बिजली भी इतनी महंगी है। देखो हमने तो गैस के बिना कोई हीटर, कोई इंडक्शन, कोई गीजर, कोई चीज नहीं लगाई, क्योंकि हम तो गरीब तबके के लोग हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये चीजें सस्ती होनी चाहिए। और सबसे पहले बच्चों की देखो एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, उनकी आप देखो कापियां किताबें जो है वो तो इतनी महंगी आई है कि इतनी कभी सुनी नहीं। एक कॉपी भी आज 100 रुपए से नीचे आपको नहीं मिलती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जम्मू कश्मीर के पत्नीटॉप इलाके में होटल, रेस्टोरेंट्स और होटल ग्रीन आग
को अटैच कर दिया है। इस जायदाद की मालियत तकरीबन 14.93 करोड़ रुपए है और ये कार्रवाई पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक केस के सिलसिले में की है, जो कि PMLA 2002 के तहत अमल में लाई गई। हमारे साथ बिलाल जुड़े हुए हैं। बिलाल, ये कार्रवाई के बारे में हमें बताएं जो ये होटल के हवाले से हुई है। देखिए, ईडी जम्मू की तरफ से जो है एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोविजनली जो है 2 होटल्स है जिनको अटैच किया है। उनमें एक होटल ट्रिन टेरा है, ट्रिन टेरा रिजॉर्ट है, और दूसरा ग्रीन ऑर्चर्ड है। दोनों पत्नीटॉप इलाके में है और उनके खिलाफ जो है काफी वक्त से जो है इन्वेस्टिगेशन जारी थी। तो ईडी ने फाइनली उनको प्रोविजनली जो है अटैच कर दिया है। जो PMLA 2002 जो एक्ट है, उसके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अटैच कर दी है, जिसकी कीमत तकरीबन 14.93 करोड़ जो है वो बताई जा रही है। इसमें जो डिटेल में ईडी ने कहा है कि जब FIR लॉन्च हो उसके बाद CBI की जो इंक्वायरी हुई, उसमें जो पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन होटल्स को जो जगह अलॉट की थी, उन्होंने उससे ज्यादा एक्सपेंड किया। उसमें ग्रीन फॉरेस्ट भी था और रेजिडेंशियल जगह ही थी और एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस पर इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ था और उस पर अपनी होटल की तामीर की थी और नाजायज मुनाफाखोरी और नाजायज कब्जे की चलते जो है इस खिलाफ शिकायत हुई थी। ईडी ने इस केस को जो है मॉनिटर किया और पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पाया कि इन्होंने जो है दोनों होटल्स जो है, होटल ट्रिन टेरा रिजॉर्ट और होटल ग्रीन ऑर्चर्ड जो है पत्नीटॉप में है, इन दोनों होटल को जो है अटैच कर दिया गया है। प्रोविजनली PMLA 2002 एक्ट जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनको अटैच कर दिया गया है। इनके खिलाफ यही कार्रवाई बताई जा रही है कि उन्होंने जो PDA की तरफ से जो इनको नक्शा बताया गया था, जो नक्शा पास हुआ था और जो जमीन जो उन्होंने ली थी पहले एग्रीमेंट के तहत जो PDA ने उनको अप्रूव किया था, उसके बियॉन्ड जाकर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की और अपने जो होटल की जो स्पेस को है एक्सपेंड किया। उसमें फॉरेस्ट लैंड था, उसमें रेजिडेंशियल एरिया भी था और उसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस पर इन होटल्स मालिकान ने जो है कब्जा किया हुआ था। तो इनको हटाने के लिए और तमाम पहलू को जांचने के बाद जो है ईडी ने यह फैसला लिया है कि इन दोनों होटल्स को जो है प्रोविजनली जो है अटैच कर दिया गया है। जो प्रेस रिलीज के जरिए ईडी ने इंफॉर्मेशन दी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी इस केस में जारी है। ताहम जो PDA पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको भी ये रेगुलेट जो करती है पत्नीटॉप एरिया में या सनासर में, नत्था टॉप में जो टूरिस्ट इलाका है, वहां पर कंस्ट्रक्शन को, चाहे होटल कंस्ट्रक्शन और किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन हो, उसको रेगुलेट करने के लिए PDA बना हुआ है। PDA एक प्रॉपर वे से अथॉरिटी देता है और एक NOC जारी करता है, तभी जाकर कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन होटल मालिकान, चूंकि आप जानते हैं कि इस इलाके में बड़े जो निजी कार्य, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लोग हैं, बड़े उद्योगपति है, वो इन्वेस्ट करते हैं और अपने धोस से और अपनी जबरदस्ती से वो इस इलाके में जो है अपनी जगह लेने के अलावा उसमें इलीगल जो है एक्टिविटीज करते हैं और उसमें इंक्रोचमेंट होता है। और इंक्रोचमेंट को देखते हुए ये जो 2 कंप्लेंट है जो है काफी वक्त से इन्वेस्टिगेशन के तहत थी और फाइनली ईडी ने सख्त स्टेप लेते हुए दोनों प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया है, जिनकी कीमत जो है तकरीबन 14.93 करोड़ जो है बताया जा रहा है। मजीद इन्वेस्टिगेशन इस केस को लेकर अभी ईडी के तहत जारी है। जी मुनाज़ा। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बिलाल आपका। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जल्दी जल्दी चल। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप के सम्मान में तोपों की सलामी दी गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को दी बधाई। बोले, दुनिया को बेहतर भविष्य देने के लिए साथ मिलकर करेंगे काम। ट्रंप के शपथ ग्रहण में दिखी भारत की ताकत। पहली पंक्ति में दिखे विदेश मंत्री एस जयशंकर।
शपथ ग्रहण के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिए बड़े फैसले। घुसपैठियों को रोकने के लिए मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का किया ऐलान। ड्रग्स तस्करों को आतंकी घोषित करने और अवैध आप्रवासियों को बाहर करने का किया ऐलान। वक्फ पर बनी जेपीसी की आज लखनऊ में बैठक। शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल इसी बजट सत्र में होगा पेश। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक की संभालेंगे कमान। शालीमार बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर में होगी जनसभाएं। भ्रष्टाचारी बताने पर भड़के हरियाणा के पटवारी। जगह जगह काम काज ठप कर सरकार का किया विरोध। हिसार में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सौगात, बड़ी कामयाबी। नशा तस्करों से 90 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के तारीखी चिनार दरख्तों को अब डिजिटल शिनाख्त मिल गई है। ये कदम जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए उठाया गया। इस प्रोजेक्ट में जोग्राफियाई मालूमात, निज़ाम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चिनार दरख्तों को महफूज रखा जा सके और उनका मुकम्मल डेटा बेस तैयार किया जा सके। डॉक्टर सईद तारिक, जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि इस मंसूबे का आगाज़ 2019 में किया गया था और गुज़िश्ता 4 सालों में 28,560 चिनार दरख्तों को जियो टैग किया जा चुका है। ये भी बताया गया कि हर चिनार दरख्त पर एक QR कोड वाली डिजिटल प्लेट लगाई गई जो दरख्त की मालूमात तक आसान रसाई फराहम करती है। कश्मीर के विरसे को बचाने के लिए एक बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव लिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। पहले आप हुजूर नाम बताएं अपना और अपना परिचय दें। जी, आई एम डॉक्टर सईद तारिक फ्रॉम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट JNK। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए, हमने देखा कि कमाल का इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हमारा जो ये विरसा है, चिनार ट्रीज है, मेपल जिन्हें कहते हैं, इन पे कुछ GIS टैग जैसा लगा हुआ है। क्या है ये बताएं जरा। देखिए, इसमें हमने पहला इनिशिएटिव तो ये था कि बेसिकली जितने भी चिनार्स यहाँ पे थे, देयर वाज नो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कि हाउ मेनी चिनार्स वी हैव गॉट राइट नाउ, जो आज की डेट में है। देन वी स्टार्टेड सर्वेइंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK इंक्लूडिंग चिनाब वैली, इंक्लूडिंग राजौरी, एंड वी स्टार्टेड डूइंग ऑल द चिनार्स की कितने हमारे पास चिनार हैं। एंड वी स्टार्टेड विद द फैक्ट कि हमारे पास एक CTR जिसको हम बोलते हैं चिनार ट्री रिकॉर्ड फॉर्म, उसमें 25 कैरेक्टर्स वी नोट डाउन, जिसमें आपका स्टेटस भी आ जाता है, हेल्थ भी आ जाता है, एवरीथिंग कम्स इन दैट फॉर्म। और वो फॉर्म हम विजुअली हर एक ट्री के पास जाके वो फॉर्म हम भर लेते हैं, उसमें GIS टैगिंग करते हैं, पोजिशनिंग ले लेते हैं। देन वी कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ QR कोड। वो QR कोड हमने आज मेटल प्लेस those have been installed on chinar trees, including that has been installed on spring based metal plates, जो इसके 50 से लेके 100 years तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा कि ये जितना भी एज इसकी बढ़ती जाएगी, इट वोंट गो इनसाइड द बार्क जो चिनार का है। और जब आप उसको QR कोड को स्कैन करते हैं, इट गिव्स यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसमें ब्रांचेस कितने हैं, जो हमने 21 से लेके 25 तक जो हमने सर्वे किया है, कितने ब्रांचेस हैं, स्टेटस क्या है इसका, हेल्थ स्टेटस क्या है इसका। एंड फॉर दैट मैटर, अगर आप अगले 10 साल के बाद भी इसको देखोगे तो यू विल बी एबल टू कंपेयर। और हमारे पास एक पूरा डाटा आया है जिसको हम चिनार डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज रजिस्टर्स में इंक्लूड कर रहे हैं, एंड दैट विल बी पब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द मार्च 2025। और बस एक आखिरी सवाल होगा तारिक साहब, अगर अब हमें वो QR कोड जो है उस पर कुछ स्कैन करना होगा और देख सकते हैं, तो वो आम इंसान भी अपने फोन से देख सकते हैं? या एनीबडी कैन स्कैन दैट। और हमारे टूरिस्ट के लिए ज्यादा अट्रैक्शन रहेगी, जो हमें हाइट भी बताती है, इसका गर्द भी बताती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं वो भी बताती है। और इसमें आई वुड लाइक टू शेयर वन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो हमारे पास आज तक डाटा था, दैट डाटा वाज रिगार्डिंग द चिनार्स, और हमें ये नहीं पता था कि विच इज द लार्जेस्ट चिनार्स इन कश्मीर वैली। और हमारे पास आज एक डाटा है जो हम आगे 15 मार्च को ऑफिशियली भी आपके साथ अनाउंस करेंगे, तो अनवील करेंगे। वी हैव गॉट सम 11 ट्रीज फ्रॉम कश्मीर जो इंटरनेशनली अब रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। आवर 1 ट्री इज 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड।
और जो थर्ड लार्जेस्ट है दैट इज हैविंग ए 22.5 मीटर्स डायमीटर, दैट मीन्स 74 फीट उसकी गर्थ है, और उसको भी हम अनवील करेंगे ऑन 15th ऑफ मार्च ऑन कमिंग चिनार डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। डीसी बांदीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि जिला बांदीपुरा में यौम जमहूरिया के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए और जिला हेडक्वार्टर के अलावा सब डिविजनल और तहसील सदर मकामात पर भी यौम जमहूरिया के हवाले से तक़रीबात का इनेकाद होगा। डीसी का मजीद कहना है कि जिले में यौम जमहूरिया के हवाले से सबसे बड़ी तक़रीब शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां पर डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट कौमी झंडा लहराएंगे। जो यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाया जा रहा है, उसके लिए सरकार की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा सब डिविजनल और तहसील हेडक्वार्टर्स पर भी ये फंक्शन मनाई जाएगी, और वहाँ पर एसडीएम साहिबान और जो तहसीलदार साहिबान हैं वो सलामी लेंगे, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो हमारे ऑनरेबल डीडीसी चेयरमैन है वो सलामी लेंगे। तो उसके लिए हमने मुकम्मल तैयारी की है, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट के हवाले से हो या बाकी मार्च पास्ट कल्चरल प्रोग्राम्स, जितनी भी तैयारियां हमको वहाँ पर उसमें करनी है, आज हमने उसका एक रिव्यू भी रखा था, तो उसमें हमारी मुकम्मल तैयारी है। इंशाल्लाह 26 जनवरी को वो बखूबी अंजाम दिया जाएगा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।